So today we will discuss about the system theory in political science which used by the David Easton. आज हम राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति की जनक और तुलनात्मक राजनीति अथवा राजनीति विज्ञान की एक मुख्य शाखा या हम कहें कि राजनीति विज्ञान के अनुशासन के अंतर्गत सिस्टम थ्योरी को अप्लाई करने वाले पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेविड ईस्टन की सिस्टम थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। डेविड ईस्टन्स सिस्टम थ्योरी विच कॉल्ड एज ए पॉपुलर नोमेनक्लेचर इनपुट आउटपुट थ्योरी। डेविड ईस्टन के इस व्यवस्था सिद्धांत को लोकप्रिय स्वरूप में आगत निर्गत उपागम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो फर्स्ट स्लाइड है जिसमें आप देख पा रहे हैं इनपुट और आउटपुट के बारे में, जिसके नाम नोमेनक्लेचर इसको आगत निर्गत उपागम अथवा डेविड ईस्टन्स थ्योरी और इनपुट आउटपुट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। दिस थ्योरी अप्लाइड इन पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज ए डिसिप्लिन। दोनों ही शाखाओं में अथवा हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान और उसके उपअनुशासन में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी एक देश की शासन प्रणाली अथवा पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में स्टडी करने के लिए पॉलिटिकल साइंस के कोर पार्ट के रूप में तथा वेरियस एंड डिफरेंट टाइप पॉलिटिकल सिस्टम्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए इसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है। इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है अथवा इस थ्योरी के माध्यम से, इस डेरिवेटिव्स के माध्यम से उनकी सिमिलरिटीज़ के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में और कुछ नियमितताओं के बारे में, रेगुलरिटीज़ के बारे में हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं और कुछ यूनिवर्सल नॉर्म्स को स्थापित कर सकते हैं। यहाँ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत स्टडी करने के लिए हमने 3 तरह के डेरिवेटिव्स की बात कही। फॉर्मल लेक्चर में आई हैव डिफाइंड 3 टाइप्स डेरिवेटिव्स विच इज नंबर 1 इज दैट डेविड ईस्टन्स सिस्टम थ्योरी, सेकंड वाज Armand and Powell's structural functional theories, and third was Carl Dweck's cybernetics theory, which known as communication theory in comparative politics. डेविड ईस्टन की व्यवस्था सिद्धांत के बारे में हम परिचर्चा करें उससे पूर्व जो मैंने पिछले व्याख्यान में आपको अभिव्यक्त किया कि सिस्टम जो वर्ड है, जो टर्म है, उसे हमें समझना चाहिए। बेसिकली सिस्टम थ्योरी अथवा हम कह सकते हैं द जनरल सिस्टम थ्योरी, ओरिजिनली द जनरल सिस्टम थ्योरी comes from biology and then adopted by the social scientist। वह जीव विज्ञान के क्षेत्र से मौलिक रूप से उदित हुआ और उसके पश्चात इसे समाज विज्ञान के द्वारा अपनाया गया। अकॉर्डिंग टू जर्मन बायोलॉजिस्ट Bertalanffy, system means as a set of elements which do interact and which are interconnected। जर्मन जीव विज्ञानी बर्टलन्फी का ये कहना है कि वास्तव में जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वह सिस्टम शब्द किसको अभिव्यक्त करता है। इस सिस्टम का मतलब होता है एक समूह है और यह समूह उन तत्वों का होता है जो समूह है बेसिकली एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। उन समूह की बात कही कि ऐसे तत्व जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन जुड़े हुए तत्वों का समूह है जिनके अपने स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, गुण होते हैं, जिनके आधार पर ही हम इनको पहचान सकते हैं। दूसरा है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के रूप में जर्मन बायोलॉजिस्ट के द्वारा इसको डिफाइन किया गया है, ठीक ऐसे ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यहाँ डेविड ईस्टन ने सिस्टम थ्योरी को डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्लाइड में एक डायग्राम आपके सामने है और इस डायग्राम को कैसा साइज दिया जाए यह आप पर डिपेंड करता है। डेविड ईस्टन ने जो अपनी वर्क्स में अथवा अपनी बुक्स में डिज़ाइन किया है उसको मैंने यहाँ
मॉडिफाइड करके आपको आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एनवायरमेंट लिखा हुआ है, परिवेश के बारे में जिक्र किया गया है, परिवेश के बारे में जिक्र चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली इसलिए क्योंकि मैंने कहा जिस सिस्टम की हम बात करते हैं वह सिस्टम एक सोशल सिस्टम होता है और ऐसा सोशल सिस्टम प्रत्येक प्रकार की व्यवस्थाओं में अंतर्निहित होता है, भले ही वह डेवलपिंग सोसाइटीज़ हो अथवा डेवलप सोसाइटी हो। सभी सोसाइटीज़ में एक सोशल सिस्टम होता है और ये सोशल सिस्टम मैनी टाइप्स ऑफ सब सिस्टम्स को इंस्टीट करता है। बहुत से अनेक प्रकार की जो सब सिस्टम्स होते हैं, उन सब सिस्टम्स का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उस समूह को ही हम सोशल सिस्टम कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस सोशल सिस्टम में, जैसा स्लाइड में दिखा है, बहुत से सब सिस्टम्स होते हैं, परंतु हमारे अध्ययन का जो विषय यहाँ है, कोर इश्यू जो है, वो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसको मैंने पॉलिटिकल सिस्टम लिखा है। बेसिकली पॉलिटिकल सब सिस्टम है। जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कोर इश्यू है। पॉलिटिकल सब सिस्टम इज ए सब सिस्टम एज मैनी सब सिस्टम विच इंस्टीड इन सोशल सिस्टम। जिस तरह से एज वेल एज अदर सोशल सिस्टम, अदर सोशल सब सिस्टम्स एंड अदर सब सिस्टम, जिस तरह से अन्य उप समूह होते हैं, ठीक उसी तरह से यह राजनीतिक उपव्यवस्था भी होती है अथवा सिस्टम होता है। इस राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से अथवा सिस्टम के माध्यम से हम ये देख सकते हैं, हम इसे महसूस कर सकते हैं और इसे अभिव्यक्त कर सकते हैं कि किस तरह से अन्य जो सिस्टम होते हैं वो भी यहाँ विद्यमान होते हैं। परंतु जैसा मैंने पूर्व में आपको बताया, पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है वो पॉलिटिकल सब सिस्टम क्यों और किस तरह से अन्य सब सिस्टम की तुलना में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पॉलिटिकल सब सिस्टम more effective rather than other subsystems which instead in the political social system। सामाजिक प्रणाली में, सामाजिक व्यवस्था में जो अन्य उप प्रणालियाँ होती हैं उनकी तुलना में, उनके कंपैरिजन में ये अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि यह अन्य सब सिस्टम्स को अफेक्टेड करता है, इन्फ्लुएंस रखता है, उनको प्रभावित करता है। आखिर ऐसा क्यों है, इसके बारे में चर्चा करने की हमें आवश्यकता नहीं है, परंतु ये अन्य उप प्रणालियों को प्रभावित करता है। जैसा मैंने कहा भी, अरिस्टोटल सेड दैट पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस। राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है। क्यों है उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगा। इसका मतलब है कि वास्तव में जो पॉलिटिकल सब सिस्टम होता है वो अन्य सब सिस्टम को अफेक्टेड करता है, उन पर इन्फ्लुएंस रखता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि political subsystem is a core subsystem of any type social system and any social system। किसी भी प्रकार की सामाजिक प्रणाली में राजनीतिक व्यवस्था एक धुरी उपव्यवस्था के समान होती है, वह केंद्र होता है, ध्रुव होता है, इसलिए राजनीतिक प्रणाली महत्व रखती। दूसरा है कि इस सिस्टम में यहाँ उन्होंने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया कि इस सिस्टम की कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स होते हैं जिनके जिक्र हम आगे भी विस्तार से करेंगे। यहाँ ब्रीफ के रूप में जो डेविड ईस्टन का डायग्राम जब बताएंगे रोल बताया जाएगा आपको। यहाँ ब्रीफ में हम देख रहे हैं कि जहाँ इनपुट की बात कही गई है, इनपुट के रूप में दो फैक्टर्स को डेविड ईस्टन इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट इज द डिमांड्स एंड सेकंड सपोर्ट्स। जो एनवायरनमेंट होता है, परिवेश होता है, समाज होता है, उसमें सब उप प्रणालियाँ हैं, वहाँ से कुछ मांगे होती हैं। ये डिमांड्स कहाँ पर जाती हैं? पॉलिटिकल सब सिस्टम के पास जाते हैं। इन डिमांड्स को सब सिस्टम्स में पहुंचने से पहले कुछ अन्य एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, बेसिकली विच नॉन एज कल्चरल रेगुलेटरी सिस्टम्स। सांस्कृतिक परिसंचरणीय तंत्र के नाम से डेविड ईस्टन ने इसे डिफाइन किया है, जो विस्तार से हम इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। हर डिमांड्स को, एनी टाइप्स डिमांड नॉट फॉरवर्डेड इन पॉलिटिकल सिस्टम बट सम डिमांड्स can go in political system because the demands have more supports, mass supports। वो मांगे ही राजनीतिक प्रणाली के पास, उप प्रणाली के पास जा सकती हैं जिन डिमांड्स के पीछे जन समर्थन होता है।
उन डिमांड्स को जाना होता है। इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं कि नीचे सपोर्ट्स की बात की, बैकअप के रूप में है, डिमांड्स का सपोर्ट समर्थन है। डिमांड्स को पॉलिटिकल सिस्टम में जाने के लिए जो मूल आधार देता है उसी का नाम क्या है, सपोर्ट सिस्टम। इन डिमांड्स को मूव करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, गति करने के लिए, मोशन देने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ऐसी डिमांड जिनके पीछे मास सपोर्ट होता है वही पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जाती है। अंदर क्या होता है इस प्रणाली के बारे में हम आगे की स्लाइड्स में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो व्याख्यान होगा फीचर्स के बारे में उसके बाद ब्रीफ में यहाँ आपको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। दूसरा है कि ये यहाँ अंतर्गत जो इंटरनल पॉलिटिकल सब सिस्टम के इंटरनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में भी जिक्र करेंगे विस्तार से, जब डायग्राम ऑफ डेविड ईस्टन का बारे में आपको बताया जाएगा। मोटे रूप में यहाँ से जो डिमांड सपोर्ट्स के रूप में, सपोर्ट्स के साथ विद द सपोर्ट्स सिस्टम में जाती हैं, वो एक रॉ मटेरियल के रूप में एंट्री करती है, इसलिए इनको इनपुट कहा जाता है। इसके पश्चात ये तैयार माल के रूप में, प्रिपेयर गुड्स के रूप में बाहर आती हैं, जिनको पॉलिसीज के नाम से जाना जाता है और जिनको पॉलिटिकल सिस्टम के डिसीजन के नाम से जाना जाता है। जो नीतियां बनाई गई और जो निर्णय लिए गए हैं वो फिर से एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, परिवेश में आ जाते हैं, और इसलिए आप एरो के माध्यम से देख रहे हो कि इनको किसके नाम से जाना जाता है, आउटपुट के नाम से जाना जाता है, निर्गत के नाम से जाना जाता है। इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर एक्शन कंप्लीट इन एनवायरनमेंट एंड सोशल सिस्टम। ये दोनों ही क्रियाएं, जो निर्गत और आगत की क्रियाएं हैं, वो सामाजिक प्रणाली के परिवेश में या सामाजिक प्रणाली में निष्पादित होती हैं, कंप्लीट होती हैं, पूर्ण होती हैं। और इसलिए आगत और निर्गत जो सामाजिक प्रक्रिया या सामाजिक प्रणाली में गठित होती हैं उनमें कुछ कमियां भी रह जाती हैं, मेरिट्स के साथ साथ कुछ डीमेरिट्स भी रहती हैं। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि सभी डिमांड्स जाती नहीं हैं। दूसरा, सभी डिमांड्स के साथ मास सपोर्ट नहीं होता है, इसलिए बहुत सी डिमांड्स जो हैं वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म से पहले ही डिक्लाइन कर जाती हैं, यहीं पर रुक जाती हैं। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जिससे क्रॉस करना पड़ता है इन डिमांड्स को सपोर्ट होने के बाद भी, इसलिए वो डिमांड्स फिर से कहाँ रह जाती हैं, सोसाइटी में रह जाती हैं। इसके अलावा सिस्टम के अंतर्गत जब डिमांड जाती हैं, सपोर्ट्स के साथ जाती है, तो सिस्टम में भी अनेक प्रकार के जो पार्ट्स होते हैं वो इंटरेक्शन करते हैं, जिनके बारे में मैंने जिक्र किया है। वो इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जिसके कारण बहुत सी डिमांड्स डिक्लाइन कर जाती हैं, क्योंकि रूल मेकिंग के लिए, रूल एप्लीकेशन के लिए और रूल एडजेंट के लिए जो पार्ट्स होते हैं या पॉलिटिकल सिस्टम के, वो अपनी अपनी लिमिटेशंस के माध्यम से और अपनी अपनी कैपेसिटी के माध्यम से परफॉर्म करते हैं, और इसलिए बहुत सी डिमांड्स कंप्लीट नहीं हो पाती हैं और वो उस रूप में आउटपुट के रूप में नहीं आती। इसका मतलब है कि जितना जो इनपुट गया है वह इनपुट एग्जैक्ट आउटपुट के रूप में अभिव्यक्त नहीं होता है, बाहर नहीं आता है। इसलिए जो डिक्लाइन हो गया, जो कमियां रह गई, वो फिर से सोसाइटी में आती हैं। इन कमियों को फिर से एक नए सिरे के रूप में पॉलिटिकल सिस्टम का सामना करना पड़ता है। जो आप ये डॉट लाइन देख रहे हैं कि किस तरह से चक्कर जो चल रहा है, ये सोसाइटी से शुरू होता है, सोशल सिस्टम से शुरू होता है इनपुट के रूप में और फिर आउटपुट के रूप में। इसके बाद ये निरंतर वापस पुनः बाहर आ जाता है, जिसे फीडबैक लूप के नाम से, ये बेसिकली जिसको पुनर्निवेश चक्र कहा जाता है। इस एनवायरनमेंट से अथवा सोशल सिस्टम से जो डिमांड्स पूरी नहीं हो पाती हैं पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा, वो या तो पुनः चली जाती हैं, या जो कमियां रह गई वो इस तंत्र के माध्यम से, या जो डिमांड थी या जो पावर थी या जनता की जो बड़ी समस्याएं थी, वो फिर से इस परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पुनर्निवेश, जिसका नोमेनक्लेचर आप देख रहे हो, पुनः निवेश, दोबारा इनपुट के रूप में मांगों को सपोर्ट के साथ तैयार करने वाला एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी होता है, जिसको फीडबैक लूप के नाम से जाना जाता है। और यह सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सोशल सिस्टम में, पॉलिटिकल सब सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रेशर को रिलीज करने के लिए, टेंशन को रिलीज करने के लिए, अथवा मैं ये कह सकता हूँ कि किसी राजनीतिक व्यवस्था को विखंडित होने से बचाने के लिए जो सबसे प्रभावशाली टूल्स होता है, अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, दैट वाज फीडबैक लूप। उसे फीडबैक लूप के नाम से जाना जाता है। सो नेक्स्ट, आगत निर्गत व्यवस्था सिद्धांत। कनाडा मूल के अमेरिकी राजनीति शास्त्र डेविड ईस्टन के नाम पर इसे ईस्टन सिद्धांत कहा जाता है। ईस्टन ही वह प्रथम विचारक था जिसने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत को राजनीति विज्ञान में अपनाया। इस संदर्भ में उसकी 4 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कनेडियन, जो ओरिजिनली मूल का नागरिक सिटीजन था, वह पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेविड ईस्टन,
जिसके नाम पर ईस्टर्न थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। डेविड ईस्टन वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट विच इंट्रोड्यूस द सिस्टम थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस। डेविड ईस्टन ही वह पहला विचारक था जिसने राजनीति विज्ञान में सिस्टम थ्योरी को स्वीकार किया है। जो जनरल सिस्टम थ्योरी था उसको सिस्टम थ्योरी के रूप में या इनपुट और आउटपुट थ्योरी के रूप में डिजाइन किया गया है। बेसिकली डेविड ईस्टन के द्वारा अपनी सिस्टम थ्योरी को अथवा इनपुट आउटपुट थ्योरी को डिफाइन किया गया है अपनी 4 मेजर जो बुक्स हैं उनमें, और विच फॉलोइंग आर। नंबर 1 इज दैट द पॉलिटिकल सिस्टम कॉलन एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम 1953। दिस बुक known as popular nomenclature with the political system only political system 1953। लोकप्रिय स्वरूप में डेविड ईस्टन की इस रचना को अथवा पुस्तक को पॉलिटिकल सिस्टम अथवा द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 के नाम से जाना जाता है, और इसका पूरा जो नोमेनक्लेचर है वो द पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉलन इन एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम 1953 के नाम से है। Second work is entitled that an approach to the analysis of political system 1957, जो राजनीतिक प्रणाली का विश्लेषण करने वाला एक उपागम होता है। तीसरी जो करती डेविड ईस्टन की है ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1965, जो राजनीतिक विश्लेषण की अधिसंरचना है उसके बारे में अभिव्यक्त किया गया है। और चौथी और इम्पोर्टेंट जो बुक है वो है ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965। पहली पुस्तक की तरह डेविड ईस्टन की यह पुस्तक भी सिस्टम एनालिसिस के नाम से शॉर्ट फॉर्म में प्रसिद्ध है, और जिसका पूरा नोमेनक्लेचर ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965, राजनीतिक जीवन का व्यवस्था विश्लेषण के नाम से इसको जाना जाता है। डेविड ईस्टन ने अपनी इन चारों कृतियों में सिस्टम थ्योरी को अथवा इनपुट आउटपुट थ्योरी को विस्तार से अभिव्यक्त किया है। 2 पुस्तकें मेरे द्वारा पढ़ी गई हैं और बाकी 2 पुस्तकें मेरे द्वारा नहीं पढ़ी गई है। फिर भी मैं इन दोनों पुस्तकों के माध्यम से जो पढ़ा है और अन्य सोर्सेज के माध्यम से जो मैंने रीड आउट किया है उसको आपके सामने अभिव्यक्त करूंगा। पहली जो पुस्तक डेविड ईस्टन के प्रथम रचना में व्यवस्था सिद्धांत का पारिभाषिक विवेचन किया गया, इट मीन्स फैक्ट फर्स्ट बुक ऑफ डेविड ईस्टन describe the definitions and meaning of political system and the system theory and our input output system। सेकेंड जो बुक है दूसरी करती है आगत निर्गत उपागम की रूपरेखा को अभिव्यक्त करती है। सेकेंड जो बुक है वो एंड टाइटल के रूप में जो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है अथवा जो बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है उसको अभिव्यक्त करती है। तीसरी रचना थर्ड जो एंटाइटल ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1965 के नाम से अभिव्यक्त हो रही है, उसके प्रमुख प्रवर्गों को प्रतिस्थापित किया गया। इसका मतलब है कि मेन जो सिस्टम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को और उन क्लासेज को डिजाइन किया गया है जिनके आधार पर सामान्य व्यवस्था सिद्धांत निर्मित किया गया है, अथवा जिसके माध्यम से जिन एलिमेंट्स के माध्यम से, जिन ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से, जिन फैक्टर्स के माध्यम से डेविड ईस्टन ने वेरियस टाइप और डिफरेंट टाइप पॉलिटिकल सिस्टम को समझने का अथवा एनालिसिस करने का जो नॉर्म्स स्थापित किए गए हैं उनको यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ व्यवस्था को रेखा चित्र के माध्यम से समझाया गया है, एज ए डायग्राम इसको डिफाइन किया गया है। ईस्टन की जो लास्ट बुक है उसमें उन चर या प्रत्ययों अथवा ढांचों या संरचनाओं को व्यवहार में लागू कर अनुभविक विश्लेषण किया गया है। अर्थात यहाँ पर जो 4th बुक है उस बुक के अंतर्गत कि किस तरह से हम जो बायोलॉजी के एलिमेंट्स हैं या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो ह्यूमन बॉडी के रूप में, उसको जब हम पॉलिटिकल सिस्टम में अथवा किसी सोशल सिस्टम में अप्लाई करते हैं, उस अप्लाई करने के पश्चात उसका प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर क्या होता है या व्यवहारिक स्वरूप क्या होता है, उस व्यवहारिक स्वरूप को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। सामान्यतया राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ उस प्रणाली में विद्यमान, बेसिकली हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ उस प्रणाली में विद्यमान अथवा इंस्टीट अंतर्निहित तत्वों या भागों या अंगों के बीच सुव्यवस्था से है।
It means generally we can say that political system means set of the elements which instead in any system and good system and order. उस सुव्यवस्था में जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उनका जो सेट ऑफ सिस्टमेटिक एलिमेंट्स होता है उसी को हम राजनीतिक व्यवस्था या प्रणाली कहते हैं। इन अंगों के बीच पारस्परिक संबंधों की सुनिश्चित नियमितता होती है। इट मीन्स elements of political system which have a significant regulatory। जो पॉलिटिकल सिस्टम के इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं वो सुनिश्चित नियमितता रखते हैं, अर्थात इन तत्वों के बीच निश्चित प्रकार की गतिविधियां संचालित होती हैं। निश्चित प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑपरेट होते हैं। कुछ निश्चित कार्य अथवा गतिविधियां इनके लिए फिक्स होती हैं जिनको ये ऑपरेट करते हैं। जैसा कि प्रोफेसर ओ आर युंग ने कहा है, तो ओ आर युंग के अनुसार व्यवस्था उन प्रत्ययों का समूह है। अकॉर्डिंग टू ओ आर युंग, सिस्टम एज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स एंड वेरिएबल्स, सेट ऑफ वेरिएबल्स विच वेरिएबल्स जो प्रत्यय परस्पर संबंधित होते हैं, विच वेरिएबल्स आर इंटररिलेटेड एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट, जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इट मीन्स ओ आर युंग स्टेट्स दैट define as a system in this word, system as a set of variables which variables are interrelated and interdependent। यहाँ पर ओ आर यूंग का ये कहना है कि व्यवस्था सामान्यतः उन चरों का समूह होती है, ग्रुप होती है, और इस जो ग्रुप होता है उस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं। इस आधार पर डेविड ईस्टन ने व्यवस्था के 3 लक्षणों का उल्लेख किया है। इसके 3 भाग या अंग होते हैं। अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, 3 मेजर एलिमेंट्स एंड 3 मेजर एसेंशियल merits of political system and their factors and their parts। Number 1 is that इस सेट में अथवा इस समूह में जो पार्ट्स कार्य करते हैं अथवा पॉलिटिकल सिस्टम के जो अंग कार्य करते हैं, उन अंगों के 3 लक्षण होते हैं अनिवार्यतः। पहला है अंतः संबंधित, इंटर रिलेटेड। इट मीन्स जो सिस्टम में अथवा हम कह सकते हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स जो होता है, तत्वों का जो समूह होता है, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, जो पहले मैंने बता दिया। दूसरा है अंतः निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और तीसरा लक्षण है अंत्य क्रियाशील होते, इंट्रैक्शन करने वाले होते, एक दूसरे के साथ जुड़कर क्रियाएं करते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरएक्शन? कैन यू एक्सप्लेन? कैन यू एनीवन एक्सप्लेन? गीता रानी, क्या मेरी आवाज़ आज तक पहुंच रही है? गीता रानी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? तने प्लीज डू अनम्यूट गीता रानी। नवजीत बसवाल, नवजीत बसवाल, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? तो आप ये बताइए नवजीत की अंतः संबंधित का मतलब क्या होता है? तीनों का अलग अलग। अंतः निर्भर का मतलब क्या होता है? अंतः क्रियाशील का मतलब क्या है? ओके,
ठीक है। अच्छा नवजीत, क्या आप एक मिनट नवजीत, क्या आप इन तीनों को भारतीय राजनीतिक प्रणाली है या संसदीय व्यवस्था है जिसमें रूल मेकिंग या एप्लीकेशन और एडजन का कार्य है, मतलब इंडियन पार्लियामेंट की रिगार्डिंग आप इसको एज ए एग्जांपल डिफाइन कर सकते हो क्या? जैसे भारतीय संसद है ये मान लो या ओके, कैरी ऑन। ओके। ओके, वेरी गुड। हम्म। अच्छा, बेसिकली संसद में किस किस को शामिल करते हो आप? राज्यसभा, ओके ओके। थैंक यू नवजीत बसवाल, बहुत अच्छा बताया आपने। देखिए नवजीत बसवाल जी का ये कहना है कि कोई भी जो सिस्टम होता है या सेट होता है जिसमें वेरिएबल्स या चर होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक के बिना दूसरे का कार्य नहीं होता। अंतर्निर्भरता के लिए उनका ये कहना है कि वो एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं, अगर एक अंग कार्य नहीं करेगा तो दूसरा अंग का जो कार्य है वो रुक जाएगा। और तीसरा है कि इंटरेक्शन करते हैं, आपस में भी क्रियाएं करते हैं, आपस में बहुत सी कमेटियां होती हैं एक दूसरे की, जो जॉइंट कमेटी होती है वहाँ भी वो इंटरेक्शन करते हैं, अथवा हम कह सकते हैं कि तीनों जो अंग मिले हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो अंग एक दूसरे के साथ जुड़कर कार्य करते हैं, और उसमें किसी प्रकार का व्यवधान आ जाता है तो एक दूसरे के लिए बैरियर के रूप में भी वो खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है कोई भी जो सिस्टम है उस सिस्टम के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ अंतः क्रियाएं करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और वो इंटर रिलेटेड भी होते हैं, अंतः संबंधित भी होते हैं। भले ही वो कोई इलेक्टोरल सिस्टम हो, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, अथवा वह राष्ट्रपति की पावर को लेकर अथवा राष्ट्रपति को हटाने को लेकर, या हम कह सकते हैं कि भारत में जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी सिस्टम है, वो एक दूसरे को कंट्रोल भी करता है क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर निर्भर भी है क्योंकि बहुत से कानून न केवल व्यवस्थापिका बनाती है, अभी तो कार्यपालिका भी कानून बनाती है और न्यायपालिका भी कानून बनाती है, और वो एक दूसरे के साथ अंतः क्रियाएं करती हैं। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि राष्ट्रपति भी नहीं हो, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तो ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है उसको होल्ड करने के लिए जुडिशरी का भी सहारा लिया जाता है। जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसको भी यहाँ उस को एक्टिंग जो प्रेसिडेंट है उसके रूप में कार्य करना पड़ता है, और अनेक बार ऐसा किया भी है। अगर आपको याद हो कि किस तरह से भारत की राजनीतिक प्रणाली अनेक बार संकटों के दौर से गुजरी है, अथवा आर्टिकल 352 को अप्लाई किया जाता है अथवा 356 अप्लाई होता है, तो उसमें भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को किस तरह उसके द्वारा कार्य किया गया। हालांकि आर्टिकल 316 जो वित्तीय आपात का फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, परंतु 352 का 356 का बहुत बार यूज हुआ है। इसे आप आसानी से समझ सकते हो कि किस तरह से एक सिस्टम जिसमें बहुत से वेरिएबल्स होते हैं, इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट एंड इंट्रैक्शन करने वाले एलिमेंट्स होते हैं। सो नेक्स्ट, अतः व्यवस्था से हमारा अभिप्राय है अंतः क्रिया करने वाले अमूर्त तत्वों के समूह। इट मीन्स ए सिस्टम एज, यहाँ पर जिसकी बात हम कह रहे हैं कि इसको डिफाइन कर सकते हैं वो सभी के लिए, वो कैसा ही भले सोशल साइंस हो, पॉलिटिकल साइंस हो, अथवा हम कह सकते हैं लाइफ साइंस हो, नेचुरल साइंस हो, ये इंटरेक्शन करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी बात कही गई है। युंग ने इस विश्लेषण के 3 ध्येय बताए हैं। प्रोफेसर युंग का ये कहना है कि जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो इस पॉलिटिकल सिस्टम का मेन एम्स क्या होता है, किस इसको कैसे अभिव्यक्त किया जाता है, तो ये 3 बातें उन्होंने की गई। पहला जो है व्यवस्था के नमूनों या तत्वों के व्यवहार पर बल देना। तो यहाँ युंग का कहना है टू एम्फेसाइज ऑन दी बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है उन पर हमें बल देना होता है कि वो किस प्रकार का
किस टाइप का बिहेवियर करते हैं। इट मीन्स टू इंट्रोड्यूस दी टाइप्स ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, जो अंग होते हैं, किसी प्रणाली के जो भी भाग होते हैं, वो भाग किस तरह का व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार का एक सिग्निफिकेंट पैटर्न होता है। स्पेसिफिक, इसका मतलब है पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन दी सिस्टम। प्रणाली के अंतर्गत जो तत्व, भाग या अंग होते हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले व्यवहार के विशेष स्वरूप का ध्यान रखना कि किस समय पर वो कैसा व्यवहार करते हैं। व्यवस्थापिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है, न्यायपालिका क्या करती है, इमरजेंसी में किस तरह से व्यवहार किया जाता है। इन बिहेवियर का जो पैटर्न होता है वो, अथवा कोई राजनीतिक संकट आता है तब ऐसा कैसे कार्य किया जाता है, या जनता विद्रोह करती है जब कैसा कार्य किया जाता है। जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कहूँ कि जब भी संकट हो, क्राइसिस हो, तो या भीड़ हो, तो भीड़ का सामना आपको कैसे करना है। जो ब्यूरोक्रेट्स बेसिकली एक्सपर्ट होते हैं, ट्रेंड होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, उनको ये सिखाया जाता है कि जब आपके सामने मास आ जाए, भीड़ आ जाए, तो कैसे बिहेव करोगे। अर्थात जैसे आप राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हो तो प्रॉक्टर बोर्ड के द्वारा, प्रॉक्टोरली बोर्ड के द्वारा, वाइस चांसलर के द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा कैसे बिहेव करना, उसका एक पैटर्न होता है। या कई बार आप कोई भी आपराधिक घटना हो जाती है, एनी एविडेंस, और आप जाकर पत्रकार पूछता है कि आपका क्या कहना है इस संदर्भ में। मुझे इस बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम जल्दी ही जांच करते हैं। इसका मतलब आपने देखा होगा कि उनके बिहेवियर करने का एक पैटर्न होता है। वो ऐसा ही जवाब क्यों देते हैं, वो हम जैसा चाहते हैं, सोचते हैं, वैसा जवाब क्यों नहीं देते। आप अनेक बार कोई भी समस्या लेकर जाओगे आप सामने, तो आप देखोगे कि सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं वो एक पैटर्न में बिहेवियर करते हैं। वो सभी ऐसा करेंगे, भले वो आरएस ऑफिसर, तहसीलदार हो, ऑफिसर हो, पटवारी हो, टीचर हो, जो भी है आपकी अथॉरिटी जिससे आप काम करवाना चाहते हो, उनका व्यवहार का एक पैटर्न होता है। ये कहना है प्रोफेसर ओ.आर. युंग का कि वो एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सिस्टम होता है, जिसको हमें ध्यान रखना। यह है सिस्टम थ्योरी का पहला एम्स होता है। दूसरा है उनके पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करना। टू डिफाइन दी रिलेशन वन अनोदर रिलेशनशिप, या हम कह सकते हैं कि टू डिफाइन द इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप। जो उनकी पारस्परिक संबंध होती है, अंतः संबंध होते हैं, जो जुड़े हुए रिलेशन होते हैं, उन रिलेशन के बारे में अभिव्यक्त करना होता है, और रिलेशंस को बाहर समझाना होता है कि जो किसी सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम समझाना चाहते हैं, या प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हम समझाना चाहते हैं, या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को समझाना चाहते हैं, अथवा जो परमानेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और जो टेम्परेरी पॉलिटिकल या इलेक्टेड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है। अर्थात स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी राजनीतिक कार्यपालिका में क्या संबंध हैं। तो व्यवस्था अथवा सिस्टम के पार्ट्स की रिलेशनशिप को डिफाइन करना। देन थर्ड एम से व्यवस्था को अथवा उसकी निरंतरता को बनाए रखने वाले तत्वों की खोज करना। तो टू सर्च दी एलिमेंट्स विच हेल्प टू कंटिन्यूटी एंड मेंटेन ऑफ द सिस्टम। ऐसे एलिमेंट्स और फैक्टर जो राजनीतिक प्रणाली या उस व्यवस्था की निरंतरता को, कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं, अथवा उस सिस्टम की मरम्मत को बनाए रखते हैं, उन एलिमेंट्स को हमें फाइंड आउट करना होता है। ये तीन चीज़ें कि वास्तव में जब आपने बिहेवियर, जो उनका पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, जो व्यवहार का प्रतिमान, और उसके बारे में पता लगा लिया, उनके आपस में संबंधों का पता लगा लिया, तो अब सबसे बड़ी बात है कि हमें उन स्ट्रेटजी को भी फाइंड आउट करना है, उन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है जिनके माध्यम से सिस्टम को बचाए रखना है, सिस्टम की टेंशन को, या सिस्टम पर जो प्रेशर आता है उस प्रेशर को कैसे रिलीज किया जाए, या जो डिमांड है या जनता मांग कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, हड़ताल कर रही है, उसका सामना कैसे किया जाए, उसको भी खोजना होगा। क्योंकि सिस्टम अपने आप को बचाना चाहता है किसी भी स्थिति में। आई थिंक टाइम है ना ओवर होने वाला है, इसलिए हमें दोबारा इस लिंक को ज्वाइन करना पड़ेगा। सो नाउ आई एम लिंक।